नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं क्लास 12वीं के फिजिक्स के अंतर्गत बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज इस वीडियो में केवल चर्चा करेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों चलिए हम आपको ले चलते हैं बायो सेवर्ट के नियम के थोड़ा डिफिनेशन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। दोस्तों कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों बायो सेवर्ट के नियम का परिभाषा हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ठीक है। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है उसका क्या नाम है दोस्तों? बायो तथा सेवर्ट, ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया था, किसी चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम दिया था। उसी नियम को क्या कहा जाता है? बायो सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों इसको हम शानदार तरीके से अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे, और इसका क्या फार्मूला था इसको भी हम आपको शानदार तरीके से बताएंगे। दोस्तों सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम डायग्राम की ओर चलते हैं और इसका डायग्राम हम बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो देखिए ये दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक चालक तार है, जैसे कि अभी आपको डिफिनेशन अभी जस्ट बताए थे। तो डिफिनेशन से क्या आपको पता चला कि कोई एक चालक तार है, उस चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया था ना। तो एक मान लेते हैं एक चालक तार है, ठीक। ये मान लिया एक चालक तार है, ठीक। चालक तार को नाम दे सकते हैं आप ए और बी। हमने ए बी एक चालक तार मान लिया, ठीक। ये क्या है एक दोस्तों? ये चालक तार है, ठीक। ये भी क्या है? एक चालक तार है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये तो चालक तार है, ये भी सिंपल क्या है? चालक, ठीक। यह चालक तार का इसमें मान लेते दोस्तों आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? धारावाही चालक तार ना। जो ही धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये धारावाही चालक तार। तो ए भी आपका क्या है? एक चालक तार है, इसमें हम आई धारा प्रवाहित किए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तब मान लिए कि कोई एक बिंदु P है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक कोई बिंदु P है, ठीक। तब देखिए अगर इस धारावाही चालक तार के कुछ दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है, तो मान लिए कि धारावाही चालक तार से r दूरी पर क्या है? आपका कोई एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। चलिए इसको हम दोस्तों डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। फिगर आप बनाना पहले सीखिए। हमने क्या किया, एक चालक तार ले लिया, इस टाइप से आप चालक तार बना लीजिएगा। चालक तार का नाम ए बी दे दीजिएगा। इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। और मान लीजिए कि चालक तार से कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये मान लिए P बिंदु है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बिंदु P है और ये कितना दूरी पर है दोस्तों? r दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? r, ठीक। अब क्या देख रहे हैं कि चालक तार, ठीक, और जो मेरा बिंदु P है, तो इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ये कोण बन रहा है। चलिए इस कोण का नाम हम दोस्तों देख लेते हैं, थीटा। इस कोण का नाम दे देते। समझ में आ रहा दोस्तों फिगर कैसे बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये जो P है इसको आप P क्रॉस कहिए, P क्रॉस, ठीक। और इधर आप एक ले लीजिए ऐसे करके, इसको आप ले लीजिए डॉट P। अब P क्रॉस P डॉट क्या होता है ये बात हम आपको थोड़ा समझाते। देखिए डॉट का मतलब हुआ कि जहाँ से बल रेखाएं निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ से निकलती है वो डॉट, और जहाँ से निकलती है उसके जस्ट बैक वाला क्षेत्र, बैक वाला जो एरिया होगा उसके पीछे का जो क्षेत्र होगा वो क्या करेगा? क्रॉस। जस्ट लाइक देखिए ये दोस्तों आपका एक मार्कर है। सपोज दैट माने कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये डॉट,
और इसके पीछे वाला क्षेत्र क्या है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक, जस्ट लाइक यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से निकला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकला, तो ये क्या आ जाएगा, डॉट। और इसके जस्ट पीछे वाला क्षेत्र यानी कि ये क्या आ जाएगा, क्रॉस। ठीक, ये होता है डॉट और क्रॉस। क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्या होता है, इस तरीका से निकलता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए, और आप ये भी जानते हैं कि किसी धारावाही चालक में अगर धारा को प्रवाहित करते तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें ये भी आपका चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या करते हैं कि इस जो आपका चालक तार है, ठीक है, ये भी चालक तार है, एक छोटे से अल्पांश की बात करेंगे। अल्पांश इसको आप कह सकते हैं, या छोटा सा, ठीक है, छोटे से टुकड़ा की बात करेंगे। ये तो पूरे चालक तार है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ, और ये इतना दूरी की बात करेंगे। ये छोटा सा पार्ट हो गया इस चालक तार की। ठीक, इस छोटा से पार्ट की जो है चालक तार, इसका लंबाई हम मान लेते हैं डेल एल। अब इसका लंबाई है एल, पूरे चालक तार का लंबाई हमने मान लिया एल, और छोटी सी पार्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिए, डेल, इसलिए हो गया डेल एल। यानी कि आप इसको कह सकते हैं अल्पांश, क्या कह सकते हैं, अल्पांश। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि इस अल्पांश, ये जो आपका छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, अल्पांश। इस अल्पांश के कारण या किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अगर इस अल्पांश के कारण मान लेते हैं इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा, तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता। क्या बात पर निर्भर करता, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ देखिए। पहला देखिए, ये आपका थीटा यानी कोण पर निर्भर करता है। अगर जितना बड़ा कोण होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा, उतना चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। जितना अल्पांश की लंबाई होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अल्पांश की लंबाई होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जितना धारा प्रवाहित करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जितना ये दूरी अल्पांश और जो बिंदु P है इसके बीच का जो दूरी है, वो दूरी को जितना कम करेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र की मान ज़्यादा होगा, और जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। इतना बातों पर दोस्तों निर्भर करता है। यही निष्कर्ष आपको बायो सेवर्ट ने दिए थे। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिगर भी दोस्तों आपको समझ में आ गया कि फिगर हमने किस तरीका से बनाए। आप भी जैसे बनाए हैं ऐसे फिगर आप एग्जाम में बना दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। क्या प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष निकाले थे कुछ बायो सावर्ट है, क्या निष्कर्ष दिए थे, उस निष्कर्ष के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते, और जो फार्मूला इसका निकलता है इसको प्रूफ भी थोड़ा कर लेते। तो देखिए, यहाँ पर आप भाषा में थोड़ा लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि किसी अल्पांश बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी अल्पांश बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। इतना बात आप लिख दीजिएगा। तब देखिए, नंबर एक आप क्या डालिएगा। अब देखिए, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस धारा में जो प्रवाहित, ये जो धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। पहला कंडीशन समझ में आ रहा, क्योंकि पहले ही हम बताएं कि जितना धारा को बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो पहला क्या है कि पहला आप भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर धारावाही चालक तार, ठीक, धारावाही चालक तार में जो धारा प्रवाहित करते हैं वो अनुक्रमानुपाती होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब B, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती किसका हो जाएगा, I मतलब धारा। ठीक, पहला क्या हुआ कि चालक तार में जो प्रवाहित धारा है
ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र का। तो पहला इसको समीकरण 1। दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो आपका अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई कितना है दोस्तों, डेल एल है ना। ये अल्पांश की लंबाई जो डेल एल है ये भी अनुक्रमानुपाती है किसका, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल एल, इसको समीकरण 2 मानिए। समझ रहे हैं दोस्तों, हम भाषा आप लिखते जाइएगा, हम थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। भाषा हम नहीं लिखे बल्कि भाषा आपको बोल देते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, किन बातों पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि चालक तार और जो आपका बिंदु P है, ठीक है, उसके बीच में जो कोण बनता है, ठीक, ऐसे लिए बोलिएगा या नहीं तो ऐसे कहिए कि अल्पांश, ठीक है, जो अल्पांश है, ठीक है, नहीं तो अल्पांश नहीं, वही लिखिए कि चालक तार, ठीक, चालक तार और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है और उसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये आपका चालक तार हो गया दोस्तों, ये आपका बिंदु P हो गया। इसको मिलाने वाली जो रेखा, इसके बीच में जो कोण बनता है, यानी कि जया जिसको कहते हैं, जया मतलब साइन थीटा, ठीक है, जो कोण बन रहा अर्थात जया अर्थात साइन थीटा, वो समानुपाती होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी अनुक्रमानुपाती कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जया कहे तो साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, तीसरा में डाल सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। समझ रहे हैं। अब देखिए चौथा, चौथा क्या आप कहिएगा, चौथा किन बातों पर निर्भर करता, तो देखिए कि ये जो आपका दूरी है, ये यानी कि चुंबकीय जो आपका धारावाही चालक तार है, तो धारावाही चालक तार से लेकर जो बिंदु P है वहां तक के जो बीच का दूरी है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। धारावाही चालक तार से लेकर जो बिंदु P है वहां तक का जो दूरी है वो दूरी क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, ये दूरी r। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, b इनवर्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/r², क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो वर्ग, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर सकते हैं 1/r², ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। इतना बात समझ में आ गया। इतना बात पे निर्भर करता है आपका कौन, किसी अल्पांश की किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। भाषा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। इतना चीज आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब देखिए आप समीकरण 1, 2 और 3 और 4 को मिलाइए, ठीक। भाषा लिखिए समीकरण 1, 2 और 3 और 4 से हम पाते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से देखिए मिलाइएगा तो क्या आएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बट्टा r², नीचे में तो r², ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम दोस्तों लिखते हैं तो क्या आया, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बट्टा r², वही चीज़ लिखे। अब देखिए दोस्तों इसको अगर हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये बात आप पहले ही जानते। चलिए इसको हटाते तो कोई कांस्टेंट आ गया k, मान लिए तो b बराबर क्या आ जाएगा, k इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बट्टा r², ठीक है दोस्तों। अब देखिए k जहाँ क्या एक कांस्टेंट और इसका मान होता है, मान लेते हैं μ0/4π, μ0/4π लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है एक नियतांक, ठीक है, और k का मान आप डाल सकते हैं μ0/4π। तो यहाँ से क्या डालिएगा, देखिए b बराबर μ0/4π आई इंटू क्या देगा, आई जैसे वैसे लिख लीजिए, आई डी एल इंटू
साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका निकल का आया b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही दोस्तों होता बायो सावर्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात दोस्तों आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।